के आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। कहीं वो धरने पर बैठे थे, कहीं वो टावर पर चढ़े थे, कहीं जो भी सवाल बिल्कुल बिल्कुल सटीक सवाल है कि आखिर किस बात का डर है धामी सरकार को। छवि सुधारने के लिए तो 1,000 करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन क्या निरीह दिव्यांगजन आपकी छवि बिगाड़ देंगे? वो दिव्यांगजन प्रेस वार्ता के लिए जा रहे थे, जिन्हें रोक दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर जा रहे थे, उन पर भी मुकदमा कर दिया गया। तो हर तरफ खून से चिट्ठी लिखनी पड़ रही है लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए। ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपको वैसे भी देनी चाहिए थी, क्योंकि आप तो प्रचंड बहुमत के और ट्रिपल इंजन की सरकार हैं। तो आप ना शिक्षा देंगे, ना स्वास्थ्य देंगे, ना रोजगार देंगे, ना सड़क देंगे। ऐसे में जब लोग अपनी बात के लिए विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो आप उनके ऊपर जेल में ठूस देंगे, मुकदमा कर देंगे। आधे लोगों को आपने नजरबंद कर दिया। तो ये किस तरह का डर सता रहा है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। निराश किया, क्योंकि जो योजना उन्होंने घोषणा की वो पहले से ही चल रही थी। ऐसे देख। देखिए, आज कौतूहल का विषय जो उत्तराखंड में बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि करोड़ों की लागत से जो सैन्य धाम बन रहा था, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों 22 अक्टूबर को किया जाना तय था। तमाम समाचार पत्रों में ये खबर लगी थी कि 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के हाथों से सैन्य धाम का लोकार्पण होगा, लेकिन उसका 9 नवंबर को भी नहीं हो पाता है। तो इसमें कहीं न कहीं तो झोल नज़र आता है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि वो तमाम योजनाएँ विद्यमान थीं जिनका यहाँ पर मोदी जी के हाथों श्री गणेश करवाया गया। तो उत्तराखंड को कुल मिलाकर मोदी जी के 16वें बार, 4 साल में 16 बार प्रधानमंत्री यहाँ आ गए हैं, ये तो डुगडुगी पीटी जा रही है। लेकिन 16 बार आकर भी नतीजा अगर शून्य है, यदि उत्तराखंड को आज भी आपदा से जूझना पड़ रहा है, पलायन से जूझना पड़ रहा है, बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है, जंगली जानवरों के आतंक से जूझना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार से जूझना पड़ रहा है, भर्ती घोटालों से जूझना पड़ रहा है, महिला अपराध से जूझना पड़ रहा है, लापता बच्चों से जूझना पड़ रहा है, तो फिर क्या मतलब रह जाता है इन विजिट्स का? अगर आप छोटे से हिमालयी राज्य को कोई सौगात नहीं देकर जाते हैं, तो वो बताता है कि आप दिल के कितने छोटे हैं। मैम 22,000 रुपये कर्मचारी हड़ताल पर है। सरकार के लिए यही कहे जाते हैं जो काम होता है वो हड़ताल पर चली गई, क्योंकि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों तक का पालन नहीं कर पाती है, उनको नियमित नहीं, सरकार के पास कोई विजन नहीं है। देखिए, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि अधिकारी बेलगाम हो रहा है। अधिकारी बेलगाम नहीं हो रहा है। अधिकारी को पता है कि क्योंकि जनप्रतिनिधियों के पास, मंत्रियों के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो इस प्रदेश को हम ही ने चलाना है, ये गुरूर उनको हो गया है। इसी वजह से जो टसल है, जो खींचतान है, वो दिखाई पड़ती है। और उपनल कर्मियों का हड़ताल में जाना ये बताता है कि न्यायपालिका के प्रति कितनी आस्था और कितना विश्वास धामी सरकार को है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और मेलों में हमको उलझा देते हैं, इगास में और फूलदेई में हमें उलझा देते हैं। हमारी जो समस्या है उसका निस्तारण कैसे होगा, ये नहीं बता कर जाते। तो कुल मिलाकर हमारे केवल उपनल कर्मचारी नहीं, आप प्रदेश के किसी भी कर्मचारी वर्ग को उठा कर देखिए, तो वहाँ इसी तरह का असंतोष है। और आज उपनल कर्मचारी बैठे हैं, कल कोई दूसरा वर्ग आपको बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। एक रोड मैप हरीश रावत सरकार बनाकर गई थी, उस पर यदि धामी सरकार चली होती, लेकिन यहाँ तो श्रेय लेने की होड़ है। कैसे उस रोड मैप पर चलें, क्योंकि वो तो हरीश रावत का ब्रेन चाइल्ड है। लेकिन हरीश रावत जी ने ये नहीं सोचा। विजय बहुगुणा पहले मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ तंबू में, टेंट में कैबिनेट करते हैं गैरसैंण में, तो हरीश रावत जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ये नहीं सोचा कि इसका श्रेय तो विजय बहुगुणा ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो अच्छी बातें होती हैं, और वो बात सोशल मीडिया पर आईना दिखाते भी हैं धामी सरकार को, बताते हैं कि किस तरह से प्रदेश को संचालित करना है। लेकिन कोई विपक्ष को सहयोगात्मक, रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से लेना तो सीखे। मैम